और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो अमेरिकी अरबपति और सोशल मीडिया मंच एक्स के मालिक एलन मस्क का एआई टूल ग्रोक इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये अच्छे और बुरे दोनों मामलों में है, जैसे कि ग्रोक किसी भी सवाल का बेधड़क जवाब दे रहा है जो कि अन्य एआई टूल नहीं करते हैं। लेकिन कई उपयोगकर्ताओं की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ग्रोक कई सवालों के जवाब के दौरान अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहा है। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वो एआई चैट बॉट ग्रोक के हिंदी में अपशब्द बोलने की हालिया घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संपर्क में है और वो इस मामले की जांच करेगा। तो ग्रोक का इस्तेमाल जब लोगों ने किया तो कई लोगों की शिकायत थी कि गाली का इस्तेमाल ग्रोक की तरफ से किया गया, जो कंटेंट शेयर किया गया उसमें गाली का इस्तेमाल किया गया। अब इस मामले में सरकार भी अब देखिए जो कार्रवाई की बात कर रही है, सरकार कदम उठाएगी आने वाले समय में और इस मामले की जांच भी करेगा कि किस तरीके से क्यों आखिरकार जो गाली शब्द है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। और एलन मस्क की कंपनी है एक्स के एआई चैट बॉक्स पर ये सवाल उठे हैं। ग्रोक जवाब में गाली देने पर सवाल उठे हैं क्योंकि एक तरफ एआई तकनीक का इस्तेमाल जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब में कर रहे हैं, तो वहीं एक तरफ ग्रोक ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल वहां पर हुआ है, गाली दी गई है, जिसके बाद कई सवाल इस पूरे ऐप पर उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी कि आखिरकार ऐसा इस्तेमाल इसका क्यों हुआ है और क्यों जो अपशब्द थे बोले गए हैं। तो एक्स के संपर्क में है आईटी मंत्रालय और मामले की जांच होगी। चलिए तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और ग्रोक आखिरकार क्या है। दरअसल देखिए नवंबर 2023 में एआई चैट बॉक्स ग्रोक को लॉन्च किया गया था। एलन मस्क की कंपनी है जिसने इसे बनाया गया था और ग्रोक एआई गाली देने से हरकत में सरकार क्या आई है, क्या अब इसमें कार्रवाई होनी है। आईटी मंत्रालय ने घटना की जांच शुरू कर दी है और इसी के साथ साथ ये भी हम आपको बता रहे हैं कि ग्रोक आखिरकार क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कब ये बना था। नवंबर 2023 में ये बना था। एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने इसे बनाया था ताकि जो सवाल हैं जिनके जवाब लोगों को नहीं मिलते उसका आसानी से जवाब मिल सके। एक्स ट्विटर के साथ ग्रोक को जोड़ा गया, यानी कि आप एक्स पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में प्रीमियम सर्विस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और फरवरी में सबसे एडवांस्ड वर्जन यानी कि ग्रोक 3 को लॉन्च किया गया। अब सभी के लिए जो ग्रोक है वो मुफ्त में उपलब्ध है, यानी कि सभी लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सवालों के जवाब चाहिए उसका आंसर ग्रोक में जाकर आप ले सकते हैं। तो इसे इसीलिए लॉन्च किया गया था और अब सभी के लिए जो है मुफ्त में इसे उपलब्ध करवाया गया है। पहले एक सीमित राशि आपको इसके लिए देनी पड़ती थी, लेकिन अब मुफ्त में इसे बनाया गया है। नवंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी क्योंकि जिस तरीके से एआई तकनीक लगातार बढ़ती जा रही है वैसे ही इसका भी जो है इसे लॉन्च किया गया था एक्स एआई की तरफ से, यानी कि एलन मस्क की कंपनी की तरफ से इसे बनाया गया था। अब देखिए ग्रोक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बता दें। एक्स यूजर सीधे अपने सवाल इससे पूछ सकते हैं। अगर आप एक्स यूजर हैं तो सीधे जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। grok.com पर रजिस्टर करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं grok.com पर जाकर और ग्रोक का टैब खोलकर या टैग करके आप सीधा सवाल यहां पर इससे कर सकते हैं। अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी आप सवाल कर सकते हैं, या तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं या फिर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ग्रोक से तो आप सीधे तौर पर इससे सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको चाहिए। तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आमतौर पर एआई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वैसे ही ग्रोक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि कोई भी सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए या तो आप अपने फोन में अपना आवाज रिकॉर्ड करके या फिर मैसेज टाइप करके, क्वेश्चन टाइप करके सीधे तौर पर इसका जो सवाल है, जो इसका जवाब है ये आप ले सकते हैं। अब जब कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया तो गाली वहां से सुनाई दी, गाली का जो जवाब है वो सामने आया। अब देखिए हमने भी अपनी तरफ से कुछ सवाल ग्रोक से पूछे और ग्रोक ने इसका किस तरीके से अपने अंदाज में जवाब दिया ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल हमने देखिए ग्रोक से पूछा
कि भाई आप गाली क्यों देते हैं। ये हमारा सवाल था। ग्रोक ने इसमें क्या जवाब दिया है? अपने जवाब में, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं एक एआई हूं जिसे एक्स एआई ने बनाया है। ये हमारे सवाल हैं जो हमने ग्रोक से पूछे थे। मेरा मकसद मदद करना है, सही जानकारी देना है। ये ग्रोक ने जवाब दिया है कि मेरा मकसद है कि मैं लोगों की मदद करूं, सही जानकारी उनके साथ साझा करूं, सही जानकारी उन्हें दूं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो कृपया मुझे बताएं। और ये भी उसने कहा है, देखिए अपने जवाब में, मैं समझ सकूं और बेहतर जवाब इसका दे सकूं। आप मुझे बताइए अगर मैंने कुछ गलत किया है, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो ये ग्रोक का जवाब था जब हमने इससे सवाल पूछा कि भाई आप गाली क्यों देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये विवाद खड़ा हुआ उसके बाद हमने कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब ग्रोक ने ये दिया। अब ग्रोक ने देखिए अपने दूसरा सवाल पूछा था कि आपने हिंदी में गाली देना कहां से सीखा। ये हमारा सवाल था कि आपने हिंदी में गाली देना कहां से सीखा। ग्रोक का क्या जवाब था कि मैंने कहीं से गाली देना नहीं सीखा, ना हिंदी में ना किसी और भाषा में, मैंने कहीं से गाली देना नहीं सीखा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं मदद करूं लोगों की, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात कर सकूं, लोगों के जवाब दे सकूं। अगर आपको मेरे किसी जवाब से गलतफहमी हुई है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो ग्रोक का ये जवाब था जब हमने उससे पूछा कि आपने भाई हिंदी में गाली देना कहां से सीखा, क्योंकि पूरा विवाद इसी पे खड़ा हुआ। अब मैं यहां आपके सवालों का जवाब देने के लिए हूं, सहायता करने के लिए हूं, गाली देने के लिए नहीं हूं। तो ग्रोक का ये पूरा जवाब था जब हमने उससे ये कुछ सवाल पूछे जो आमतौर पर लोग समझ सके कि आखिरकार भाई जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया ये क्यों किया गया। अब एक और सवाल हमने पूछा था कि किस तरीके से जो इसका इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। अब देखिए कितना ये हमारे लिए नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, किस तरीके से हम इन सब चीजों को ले सकते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील है खुशबू जैन जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ पवन दुग्गल हैं, साइबर कानून विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले पवन दुग्गल जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि एआई का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल करने लग गए हैं। यूथ की अगर बात की जाए, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो सबसे पहले एआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहीं ना कहीं एक तरफ हम इसे पॉजिटिव वे में लेकर जा रहे थे, अब इसकी जो नेगेटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कितना घातक ये हमारे जीवन के लिए हो सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक टूल है। अगर आप उसे टूल ना इस्तेमाल करते जीवन का केंद्र बिंदु बना देंगे तो घातक तो होगा ही। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि भारतवर्ष में जहां लोग एक नए दौर से गुजर रहे हैं, एआई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, हम लोग साथ ही साथ आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी की एज में जा रहे हैं। हम लोग आर्टिफिशियली बेवकूफ बनते जा रहे हैं क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जवाबों को सही मान रहे हैं, उनकी ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे, उनकी वेरासिटी को जांच नहीं कर रहे, और लिहाजा उस पर जब हम रिलाई करते हैं और अपना निर्णय लेते हैं तो अक्सर पाते हैं कि हम लोगों का निर्णय गलत भी हो सकता है, हम गुमराह भी किए जा सकते हैं, और फिर उसका खामियाजा भी आने वाले समय में भुगता जा सकता है। हमारे द्वारा हमारी रेपुटेशन, हमारी छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। तो जितनी जल्दी हम एक बैलेंस्ड रूप लें, बैलेंस पर्सपेक्टिव लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उतना ही सही रहेगा। और कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहन देना होगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो जरूर करें, लेकिन अपनी दिमागी शक्ति को गिरवी ना रख दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वार पर। कहीं ना कहीं अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं उसको लगातार बनाए रखें, ताकि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आने वाले समय में जब अधिकांश चीजों को एआई रिप्लेस कर देगा, आप अपना वर्चस्व, अपने वजूद को फिर भी टॉपिकल और रेलेवेंट बना पाएंगे। इसलिए एक फ्यूचर प्रूफ माइंडसेट को लाने की आवश्यकता होगी। जी, खुशबू जैन जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्रुप का जिक्र ही हम कर रहे थे, और कई बार होता है कि एआई पे हम इतना भरोसा कर देते हैं कि जो भी जानकारी उसकी तरफ से साझा की जाती है उसे हम सही मान लेते हैं। अब ग्रुप का जिक्र जैसे हम कर रहे हैं कि कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और वहां से गाली में जो जवाब था वो दिया गया। ऐसे मामलों के लिए क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं, क्या प्रावधान है? अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरीके की कार्रवाई इन मामलों पर हो सकती है? अगर आप देखोगे तो अगर इस तरीके की चीजें आती है तो इंडिया में स्पेसिफिक लॉ नहीं है एआई को लेकर, बट अगर आप देखेंगे तो अगर अब्यूसिव कंटेंट, अगर लैंग्वेज यूज होती है वहां पर, तो डिफरेंट प्रकार की जो लॉ है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं होलिस्टिक बोलूं कि एआई को लेकर क्या हमारे पास कोई रेगुलेशन है, नहीं। हमारे पास टास्क फोर्स जरूर है
इंडिया 2017 से टास्क फोर्स क्रिएट किया है और अभी भी 2025 में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एआई को लेकर है उसके बारे में बात की गई थी, ताकि हमारी इंडियन कंपनीज जो है वो एआई को लेकर आगे बढ़े। बट अगर मैं बात करूंगी कि क्या कोई डेडिकेटेड लॉ है इस पे डील करने के लिए, तो डेडिकेटेड लॉ अभी नहीं है। और वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज इसके ऊपर लॉ लाने की बात कर रही है कि किस तरीके से ये डेवलप हो रहा है, किस इसकी कितनी क्षमता है और किस तरीके से आगे जाकर इसका पोटेंशियल यूज और अब्यूज होने वाला है। तो वो अब्यूज को लेकर किस तरीके के क्राइम होंगे और कहाँ चेंजेस लाने की जरूरत है, और किसके ऊपर इसकी किसको आप इसके लिए बोल सकते हो कि कौन जिम्मेदार होगा। तो ये जो सारी क्लैरिटी है, इसको लेकर बहुत सारे नए लॉज लाने की जरूरत है और वो आएंगे, और बहुत सारी कंट्रीज इन पर डेलिब्रेट कर रही है कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाए। बट अगर अभी आप देखेंगे तो इस बात पे आई थिंक जो कुछ डिफरेंट लॉ है जहाँ पे अब्यूजिव कंटेंट हुआ या कोई पिक्चर्स आ गई, जो पिक्चर्स जैसे कि सीसैम पिक्चर्स क्रिएट हुई या कुछ तरीके की चीज़ें हुई, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉज है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटी एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स है। बट उसी के साथ में अगर आप देखोगे तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर ऑटोमेटेड ये जो जिस तरीके से लैंग्वेज है ये इवॉल्व होता है, जो आप इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एआई बॉट्स या जनरेटिव एआई जो टूल्स हैं किस तरीके से ये होते हैं। तो ये हमारे कंटेंट, उनके खुद के जो कंटेंट है उसके साथ साथ में जो लोग बात करते हैं उसके साथ साथ में वो यूज करते करते अपने आप को इवॉल्व करता है, ताकि वो और एडवांस स्टेज पे आए। तो ये जो इवॉल्व है, किस तरीके का कंटेंट वहां पे फीड हो रहा है और किस तरीके से फिर वो इवॉल्व हो रहा है, उसका रीजन है। तो यहाँ पर आई थिंक जितनी भी कंपनीज हैं उनको एक चीज ध्यान में रखनी होगी। अगर आप कंपनीज जो खुद के लिए बना रही है अपने लेवल पे, या फिर जैसे कि चैट जीपीटी या ग्रुप जैसी चीजें हैं, वहां पे कुछ टूल्स और टेक्निक साथ में रखे, ताकि एक ओवरसाइट भी रखे, ह्यूमन ओवरसाइट। तो वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे और किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है, वो कंटिन्यूसली चेक होता रहे, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार होने से नहीं होगा। आज हम अब्यूजिव लैंग्वेज देख रहे हैं, कल बायसनेस देखेंगे। आज हम सब बात कर रहे हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इसके ऊपर रिलाई करें या नहीं करें कंप्लीटली, बट थोड़े फ्यूचर के बाद में हम सब इस पर रिलाई करने लगेंगे। तो के लिए एक कंटिन्यूस एफर्ट्स की जरूरत है कि यहाँ पर उनको ऑटोमेटेड कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहे और ह्यूमन एफर्ट्स भी डालते रहे, जहाँ पे ह्यूमन ओवरसाइट रहे, ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ के चेक करते रहे कि किस तरीके से कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई कंटेंट ऐसा तो नहीं आ रहा है जो हार्मफुल है। और ये भी कंट्री स्पेसिफिक होगा, बिकॉज हमारी बायसनेस डिफरेंट होगी कहीं और की बायसनेस से। हमारा व्हेन यू टॉक अबाउट बहुत सारी चीजें हैं जो रीजनल और स्पेसिफिक होती है। आई थिंक उन सब चीजों की बहुत जरूरत है, और उनके साथ साथ में हम एज एन कंट्री बहुत कहीं ना कहीं बिल्कुल इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। खुशबू जी, जिन बातों का जिक्र आपने किया है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। कुछ और सवाल भी हमने ग्रुप से पूछे थे, अब उसका जवाब किस तरीके से ग्रुप ने दिया वो भी हम बता देते हैं। देखिए, हमारा सवाल था ग्रुप से कि भाई भारत सरकार आप पर एक्शन लेने जा रही है। जिस तरीके से पूरा विवाद सामने आया उसके बाद हमने पूछा कि भारत सरकार आप पर एक्शन लेने जा रही है। अब ग्रुप का क्या जवाब था इस पूरे सवाल पर? देखिए, 20 मार्च 2025 तक, यानी कि आज की बात वो कर रहा था, भारत सरकार की ओर से मुझ पर या XAI जिसने इसे बनाया है उस पर कोई आधिकारिक एक्शन लेने का मुझे कोई संकेत नहीं मिला है। भारत में AI के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम हैं, जैसे IT एक्ट 2000। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए AI टूल्स पर प्रतिबंध की खबरें आई है, लेकिन मेरे खिलाफ कोई खास नोटिस या कार्रवाई का सबूत नहीं है। तो ये जवाब था ग्रुप का जब हमने उससे सवाल पूछा। अब देखिए, कुछ और सवाल भी हमने उससे पूछे। हमने जब उससे पूछा ग्रुप से कि भाई क्या आपको नहीं लगता कि आपका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ग्रुप ने इसका जवाब कैसे दिया? उसका ये कहना था कि भाई मेरा मकसद सच को सामने लाना है, लोगों की मदद करना है। अगर मेरा गलत इस्तेमाल होता है तो ये मेरा डिजाइन के खिलाफ होगा। किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करने वालों पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे प्रयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी, क्योंकि मैं भावनाओं से नहीं सोचता हूं, मेरा डेटा और तर्क से काम करता हूं। तो ये जवाब था ग्रुप का। अब अगला सवाल हमने ग्रुप से पूछा कि भारत में आपने कई जवाब में गालियां दी हैं, क्योंकि ये पूरा विवाद इसके बाद ही शुरू हुआ जब हमने पूछा कि भारत में आपने कई जवाब में गालियां दी हैं। तो ग्रुप का जवाब क्या था? मेरा इरादा कभी भी गालियां देना या अपमान करने का नहीं रहा है। मैंने किसी भी इरादे से गाली नहीं दी है। मेरी ट्रेनिंग में हास्य और स्पष्टवादिता शामिल है।
ये जवाब था ग्रुप का। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जानबूझकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करूं या मैंने इसका इस्तेमाल किया हो, ये मेरा कभी मकसद नहीं रहा है। हाँ, कभी कभी सांस्कृतिक संदर्भ या भाषा की बारीकियों को समझने में गलती हो सकती है। ये ग्रुप का जवाब था, खासकर जब हिंदी जैसी समृद्ध भाषा में जो मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाता हूं, जब मैं परफेक्ट तरीके से इसे नहीं समझ पाता हूं। हिंदी का जिक्र भी ग्रुप ने अपने जवाब में किया और तब कहीं ना कहीं ये गलती मुझसे हो सकती है, ये उनका कहना था। ये ग्रुप का जवाब था जब हमने उससे ये सवाल पूछा कि भाई भारत में आपने कई जवाब, जब लोगों ने आपसे जवाब पूछे तो गालियों का इस्तेमाल आपकी तरफ से किया गया। अब आपसे समाज को कितना नुकसान हो सकता है, ये सवाल था हमारा जब हमने ग्रुप से पूछा कि आपसे समाज को कितना नुकसान हो सकता है। तो ग्रुप ने ये जवाब दिया कि इस बात पर निर्भर करता है कि लोग मुझे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे मेरा इस्तेमाल करते हैं लोग, और समाज कितना जागरूक है। मैं खुद को खतरनाक नहीं बनाना चाहता हूं, समाज मुझे कितना सीरियस लेता है। मेरा डिजाइन ही सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बनाया गया है, यानी कि पॉजिटिव आंसर देने के लिए मेरा डिजाइन बनाया गया है। भारत जैसे विविध और संवेदनशील समाज में मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे जवाब सम्मानजनक और उपयोगी हो। तो ये ग्रुप का जवाब था जब हमने उससे पूछा कि आपसे समाज को कितना नुकसान हो सकता है। उसका ये कहना था कि मैं पॉजिटिव वे में लोगों का आंसर देता हूं, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सम्मानजनक तरीके से, उपयोगी तरीके से लोगों की मदद कर सकूं और लोग मेरा उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और लोगों पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है कि वो मेरा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए, हिमांशु शेखर हमारे संवाददाता यहाँ पर हमें और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे अब क्या एक्शन लेने की तैयारी है ग्रुप पर, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला शुरू हुआ, अब इस पर राजनीति भी हो रही है, कई जो लोग हैं कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस पे दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून है और जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी अगर जो कुछ कंटेंट है जिसको सरकार ने बैन किया हुआ है, अगर वो कंटेंट उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार बहुत सख्त कार्रवाई कर सकती है। ये प्रावधान बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा, इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के कंटेंट को लेकर कई विवाद, कई तरह के सवाल उठे और सरकार ने कार्रवाई भी की, जवाबदेही भी सोशल मीडिया कंपनियों की तय की गई है। और मुझे लगता है वही सवाल अब जो चैटबॉट है ग्रॉक एआई, उसके संदर्भ में भी सामने आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि आईटी मिनिस्ट्री ने एक्स से, जो पेरेंट कंपनी है ग्रॉक एआई की, उससे ये सवाल पूछा है कि इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आई हैं और विशेषकर ये सवाल एक्स से पूछा गया है कि जो आपकी पूरी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है ग्रॉक एआई की, इस पर क्या तथ्य है, किसके आधार पर आपने ग्रॉक एआई का एल्गोरिथम तैयार किया है। जो प्राथमिक पूछताछ जो है वो शुरू हो गई है। सर मंत्रालय जो है वो इस पूरे मामले की एग्जामिनेशन कर रहा है और जब एक्स की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण और जवाब आएगा तब आगे की रणनीति तय की जाएगी। पर इस बीच मैंने भी एक सवाल ग्रॉक से पूछा था, विशेषकर जो विवाद अभी चल रहा है कि क्या आप हिंदी स्लैंग और एब्यूसिव भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब में ग्रॉक एआई ने कहा, हिंदी स्लैंग तो बनता है, यूज कर सकता हूं जब मूड हो या बात दिल से दिल तक जानी हो, पर एब्यूसिव भाषा वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मैं एआई हूं यार, मेरा दिल साफ है, गाली गलौज से थोड़ा दूर रहता हूं, पर मस्ती मजाक के लिए स्लैंग फुल ऑन चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए उसकी जो पूरी लैंग्वेज की बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, और यही कुछ सवाल हमने भी पूछे थे और उसका कुछ इसी तरीके से जवाब दिया गया था। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखने वाली बात है क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है। पवन दुग्गल सर, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ सवाल आपने सुने होंगे जो हमने ग्रुप से पूछे थे, जब हमने गाली का जिक्र भी किया था कि भाई आपने गाली क्यों दी, क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उसका ये कहना था कि भाई मैं लोगों का सम्मान करता हूं, सम्मानजनक तरीके से मैं जवाब देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे कोई ऐप लॉन्च किए जाते हैं, ऐसी कोई ऐप जब लाई जाती है, तो क्या पहले उसकी गाइडलाइन तय नहीं की जाती है कि किन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या चीजें नहीं इसमें इस्तेमाल की जाएगी। इन्हें देखने वाला आखिरकार कौन है? देखिए, आज समस्या यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है नहीं, तो लिहाजा जो राष्ट्र विशेष हैं उन पर दायित्व बन जाता है कि वो अपने राष्ट्रीय कानून लाएं। अभी फिलहाल दुनिया भर में दो ही विशिष्ट प्रकार के कानून आए हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना EU AI एक्ट बनाया है, चीन ने अपने जनरेटिव AI रूल्स 2023 को
इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स अभी है नहीं। भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी भारत ने अपना निर्णय ही नहीं लिया कि क्या वो एआई को रेगुलेट करना चाहता है या नहीं। तो इसलिए कि जब आप बात कर रहे हैं नॉर्म्स की, ये नॉर्म्स तो तब आएंगे जब कोई राष्ट्र विशेष डिसाइड करेगा। कुछ साल पहले कैलिफोर्निया में एक बहुत जबरदस्त कोड ऑफ कंडक्ट निकाला गया मोबाइल ऐप डेवलपर्स के लिए कि साहब जब आप मोबाइल ऐप बनाएंगे तब आपको डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ये कदम उठाने चाहिए, ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब कुछ इस तरह की चीज अगर एआई के ऐप को डेवलपमेंट की दिशा में की जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन आज जब मैं पाता हूं तो देखता हूं कि भारतवर्ष में इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस है नहीं। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 एडवाइजरीज पर नजर डालता हूं, 1 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024, तो मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं। पहले तो एडवाइजरी कहती है कि साहब आपको ये काम जरूर करने हैं, फिर कहती है कि साहब अच्छा हम आपको निवेदन करते हैं आप ऐसा काम करें। मुझे लगता है कि आज की तारीख में केंद्र सरकार को आवश्यकता है कि वो विशेष प्रकार से ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित करें कि जब कभी कोई भी कंपनी एआई के अपने ऑफरिंग्स बनाती है तो वो इन सावधानियों का जिक्र जरूर करें, उनका पालन जरूर करें, क्योंकि ये ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स हैं जिनको परिभाषित करने की जिम्मेवारी केंद्रीय सरकार को दी गई है सेक्शन 87 भारत के इन सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। लेकिन अभी तक इस तरह की गाइडलाइंस आई नहीं है। आएंगी तो अच्छी बात है। एटलीस्ट जितने भी एआई डेवलपर्स होंगे, कंपनीज होंगी, वो इंश्योर कर पाएंगे कि वो इन प्रावधानों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और क्योंकि दुनिया भर की सबसे बड़ा प्रजातंत्र हो चुका है भारतवर्ष, सबसे बड़ी जनसंख्या का राष्ट्र हो चुका है भारत, तो अगर भारत इस तरह की गाइडलाइंस देगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसका पालन अधिकांश एआई कंपनीज जरूर करेंगी। खुशबू जैन जी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अगर इस पूरे मामले की जिक्र किया जाए तो किस तरीके की कार्रवाई इस पर अब सरकार कर सकती है, कैसी जांच इस पर की जा सकती है और किस तरीके से अब आगे आने वाले समय में गाइडलाइन बनाने की जरूरत है और सरकार को खुद ऐसे मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो ऐसे कंटेंट है वो शेयर ना किए जाए और विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी एप्स पर नजर रखी जा सके। बिल्कुल, आप एज अ कंट्री आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास भी एक डेडिकेटेड विंग हो जो इस पे कंटिन्यूसली रियल टाइम मॉनिटरिंग करती रहे, ताकि जब इम्पैक्ट हो और इम्पैक्ट के बाद में जब बहुत देर जो हो चुकी हो तब इसके बारे में डिसीजन ना लिया जाए, बल्कि रियल टाइम हम इसके चैलेंजेस, हम इनके इश्यूज को देखते रहें और अगर कहीं इलीगल कुछ हो रहा है तो उसको लेकर वहीं पे रोकथाम हो सके और साथ में हमारे लॉज या हमारी गाइडलाइंस इवॉल्व होती जाए। अगर आप गाइडलाइंस की बात करोगे तो मैं पवन जी से अग्री करूंगी, बहुत सारे इश्यूज है एआई को लेकर, जैसे कि डेटा और सिक्योरिटी को लेकर है, पर्सनल डेटा को लेकर है, वेदर आपका कंटेंट आपका आपसे अप्रूव या आपसे परमिशन लेकर यूज किया गया है। आईपी को लेकर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है जो आईपी को लेकर है। आप देखोगे इंडिया और बाकी जगह पर भी बहुत सारे केसेस अभी भी फाइल हो चुके हैं एआई के अगेंस्ट में। आईपी के साथ साथ में फिर ओपन सोर्स लाइसेंस जो है उनकी कंप्लायंसेस को लेकर डिस्कशंस होते हैं, बायसनेस है, एथिक्स है, और उसके साथ में जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अब्यूसिव कंटेंट को यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनके ऊपर जब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम इंडिया को एआई इनेबल्ड या पावरफुल इंक्स हमारी आनी चाहिए, तो इसके साथ में अगर गाइडलाइन होगी तो बाद में चीज़ों को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर इस टाइप की गाइडलाइंस हो जो इन लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी और इन लोगों को इस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तो आई थिंक ज़्यादा आसान होगा इन लोगों के लिए और एज अ कंट्री हमारे लिए भी और यूज़र्स के लिए भी कि किस तरीके से ये जो एआई है इसका इस्तेमाल जो है हमारे बेनिफिट के लिए हो, ना कि हमारे अगेंस्ट। बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं कि इसने एक गाली दी है, बट एआई का सिर्फ इतना इस्तेमाल नहीं है। कल से जब ऑटोमेटेड डिसीजंस होने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे जाकर आएगी। बहुत सारे वॉइस क्लोनिंग ऐप्स बन गए हैं एआई को लेकर, बहुत सारे डीप फेक्स बहुत आसानी से बनाए जाते हैं, तो इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत बड़े स्तर पर और बहुत अच्छे से होगा, जिसके साथ साथ में जो क्राइम है वो भी बहुत अच्छे स्तर पे हो सकता है या उसका मिसयूज भी बहुत अच्छे स्तर पे हो सकता है विदाउट एनी किसी तरीके से किसी चूक के बिना। तो आई थिंक वहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अगर ये मॉडल्स एक के ऊपर एक बिल होते हैं तो किसको कंप्लेंट, किसको जिम्मेदार रखा जाए, ये भी फ्यूचर में बहुत इशू होगा। तो आई थिंक एक गाइडलाइन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप अभी की बात करेंगे तो हमारे पास में कुछ लॉज है जहां पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आईटी एक्ट में भी दिया गया है, बीएनएस में भी दिया गया है। उसके साथ साथ में मैंने बोला कि जिस तरीके के इश्यूज है उनको लेकर डिफरेंट एक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप बिल्कुल। इनको, बट आई थिंक गाइडलाइन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को स्ट्रैंगुलेट करने की बजाय बिल्कुल गाइडलाइन की जरूरत भी है और उम्मीद यही है कि जल्द इसके लिए गाइडलाइन बनानी जाएगी और जो लोग इसे यूज कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान देने की जरूरत है कि इसका मिसयूज ना करें और सही जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल करें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी और खुशबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो बातचीत है वो करने के लिए, तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए।